चैप्टर 78 हम भविष्य में फिर दोबारा लड़ेंगे। पिछले अध्याय में अनंत के ऊपर पड़ने वाला दबाव और भी अधिक हो गया। इस समय अनंत को लग रहा था कि उसके ऊपर 2 पहाड़ रख दिए गए हो। इसके बाद जब दक्ष ने कहा कि आखिरी गिनती बची है, तब अचानक अनंत ने हार मान ली और दक्ष ने अनंत को जाने के लिए कह दिया। लेकिन फिर दक्ष ने अनंत को अपने पेट के बल लेटकर रेंगने के लिए कह दिया, जिसे सुनकर अनंत गुस्सा हो गया। इसके बाद दक्ष ने अनंत को धमकी दी, जिससे अनंत ने डर गया और अपने पेट के बल लेटकर रेंगने लगा। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। विजेंद्र सेन ने दक्ष के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर अर्नव सेन ने उन्हें शांत करा दिया। इसके बाद विजेंद्र सेन ने आदित्य सेन को घूरकर देखा। इधर छठवें एल्डर ने कहा कि दक्ष एक बेकार सांप कैसे हो सकता है। इसके बाद अनिमा और देवेन ने कहा कि वह लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, जिसे सुनकर छठवें एल्डर ने दक्ष से उसकी राय पूछी। छठवें एल्डर को अपने बेटे ब्रिजेश की राय पहले से ही पता थी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में केवल दक्ष से पूछा। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम प्रतियोगिता जारी रख सकते हैं। दरअसल इस समय तक दक्ष ने कभी भी अपनी ताकत का वास्तविक प्रयोग नहीं किया था, इसलिए सभी को अब भी लगता था कि दक्ष उन लोगों से कमजोर था। अब तक सेमीफाइनल के लिए केवल 4 लोग ही बचे थे, जिनमें अनिमा, देवेन, ब्रिजेश और दक्ष थे। इधर दक्ष के भी सहमत होने पर छठवें एल्डर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम प्रतियोगिता जारी रखते हैं। इसके बाद छठवें एल्डर ने घोषणा की, सेमीफाइनल इस प्रकार होंगे, दक्ष बनाम देवेन और अनिम बनाम ब्रिजेश। इसके बाद उन्होंने दक्ष और देवेन की ओर देखते हुए कहा, दक्ष, देवेन, पहली लड़ाई तुम दोनों के बीच होगी। इस पर दक्ष और देवेन ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। इधर छठवें एल्डर की घोषणा के बाद भीड़ में दोबारा चर्चाएं शुरू हो गई। छठवें एल्डर ने अप्रत्याशित रूप से ब्रिजेश को सच में अनिमा से लड़ने के लिए चुना। लगता है कि उन्हें अपने बेटे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ब्रिजेश और अनिमा दोनों ही बहुत मजबूत है। वह दोनों ही शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुके हैं। देवेन इन दोनों में से ही किसी से नहीं लड़ सकता, और जहां तक दक्ष की बात है, वह भी ब्रिजेश को नहीं हरा सकता। ब्रिजेश को केवल अनिमा ही हरा सकती है। इस तरह दक्ष और देवेन के मध्य लड़ाई ही एक उचित निर्णय है। शायद छठवें एल्डर भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है। वैसे भी लड़ाई की व्यवस्था किस तरह से की जाती है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह है सिर्फ ताकत। इस समय भीड़ में इसी तरह की चर्चाएं चल रही थी। इधर अर्नव सेन अचानक अपनी जगह पर खड़े हुए और उन्होंने कहा, छठवें एल्डर, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? ठीक है, छठवें एल्डर ने भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। तब अर्नव सेन ने कहा, ये चारों जूनियर इस वर्ष की वार्षिक प्रतियोगिता में सर्वोच्च रैंक पर है। वे हमारे सेन परिवार की युवा पीढ़ी और सेन परिवार के भविष्य की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अब हमें आगे की लड़ाई में किसी को भी तब तक मंच से नीचे उतरने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, जब तक कि उन दोनों में से एक पूरी तरह से लड़ने में असमर्थ न हो जाए। केवल इसी तरह से वह अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर पाएंगे और उन्हें इस लड़ाई से अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। ये कहते हुए अर्नव सेन बीच में आदित्य सेन की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कि वह आदित्य सेन को उकसाना चाहते हो। अर्नव सेन बहुत निर्दयी है। लगता है कि वह देवेन के हाथों दक्ष की साधना को नष्ट करवाना चाहते हैं। अर्नव सेन की बात सुनकर भीड़ में उपस्थित लोगों ने कहा। वह सभी अर्नव सेन के विचारों को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वह सभी ये जानते थे कि अर्नव सेन के इरादे कितने क्रूर थे। इधर इसके बाद अर्नव सेन ने आदित्य सेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, परिवार प्रमुख, आपका इस विषय में क्या विचार है? अर्नव सेन को लगा कि वह इस तरह से आदित्य सेन को उकसा सकते थे। यदि आदित्य सेन इस बात से सहमत हो जाते तो इससे आदित्य सेन की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती और दक्ष मारा जाता, और यदि वह सहमत नहीं होते तो इससे दक्ष को हार का सामना करना पड़ता। अर्नव सेन ने दक्ष और आदित्य सेन को अपमानित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। इधर अर्नव सेन की बात सुनकर आदित्य सेन को उनके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। दक्ष ने पहले ही उनकी अपेक्षाओं से अधिक ताकत दिखा दी थी, जिससे उन्हें दक्ष पर गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन इस समय अर्नव सेन का प्रस्ताव पागलपन भरा था। भले ही दक्ष इस सेमीफाइनल में देवेन को हराने में सक्षम हो, लेकिन फाइनल में क्या दक्ष फाइनल में अनिमा को हरा पाएगा? अर्नव सेन का इरादा दक्ष को अपने किसी भी एक बच्चे के हाथों मरवाना था और आदित्य सेन ये जानते थे। इस समय आदित्य सेन समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। आदित्य सेन को चुप देखकर अनवर सेन ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या हुआ?
क्या परिवार के मुखिया में इतना भी साहस नहीं है कि वह हमारे परिवार के जूनियर्स को ये देखने का मौका दे कि वास्तविक लड़ाई में वह क्या करने में सक्षम हैं? ये कहते हुए अर्नव सेन एक कुटिल मुस्कान के साथ आदित्य सेन की ओर देख रहे थे। पिताजी, जल्द कीजिए और इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। जब दक्ष ने अपने पिता को चुप देखा, तब उसने मंच से चिल्लाते हुए कहा। इस समय दक्ष का चेहरा एकदम शांत था। उसके पिता और उसने अर्नव सेन और उनके परिवार को कभी भी परेशान नहीं किया था और न ही उन्होंने उनके साथ कभी कुछ गलत किया था, बल्कि वह अर्नव सेन को अपना रिश्तेदार मानते थे। लेकिन अर्नव सेन ने हमेशा आदित्य सेन का अपमान किया और दक्ष को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए अगर वह उनके साथ ऐसा करना चाहते थे तो दक्ष इसका बदला उनसे कैसे नहीं लेता। इधर दक्ष की बात सुनकर आदित्य सेन ने एक पल के लिए दक्ष की ओर देखा और फिर उन्होंने अर्नव सेन के कुटिल मुस्कान से भरे चेहरे की ओर देखा। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने केवल 2 शब्द कहे, ठीक है। ये कहने के बाद आदित्य सेन का चेहरा इस समय उदासीन रहा। अच्छा ठीक है आदित्य सेन, आप वास्तव में परिवार के मुखिया बनने के लायक है। चूंकि परिवार के मुखिया सहमत हैं तो 6वें एल्डर कृपया अनिमा और ब्रिजेश को पहले लड़ने की अनुमति दे। इसके बाद आप दक्ष और देवेन की लड़ाई करा सकते हैं। आदित्य सेन का जवाब सुनकर अर्नव सेन से खुशी से कहा। अर्नव सेन इस समय बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे और उन्हें बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी। चूंकि ने आदित्य सेन अब उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, तो उनके अनुसार अब दक्ष का बर्बाद होना तय था। ठीक है, इधर 6वें एल्डर ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद 6वें एल्डर ने घोषणा की, पहली लड़ाई दक्ष और देवेन के मध्य नहीं बल्कि अनिमा और ब्रिजेश के मध्य होगी। कृपया दोनों मंच पर आ जाएं। उनके ऐसा कहने के बाद अनिमा और ब्रिजेश दोनों मंच की ओर बढ़ गए। मंच पर कदम रखते हुए अनिमा ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अच्छा होगा कि तुम हार मान लो, अन्यथा तुम्हें चोट लग सकती है। अनिमा ने अपने लाल वस्त्र पर लगे धूल को झाड़ते हुए कहा। इस समय वह बहुत अहंकारी लग रही थी। भले ही मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन नतीजा तय करने के लिए हमें अभी भी लड़ना ही होगा। अनिमा के सामने आकर ब्रिजेश ने भी लड़ने की तैयारी करते हुए कहा। उसने तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया और फिर अगले ही पल वहां का माहौल तुरंत अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गया। मंच पर गर्मी की तेज लहरें बहने लगी, जिससे भीड़ में खड़े लोगों को अपने चेहरे पर गर्माहट का एहसास हो रहा था। इस समय ब्रिजेश के पीछे एक जलती हुई आग की आकृति दिखाई देने लगी, जिसे देखकर अनिमा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और उसने कहा, ओह, तो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट भी जागृत हो गई है। बहुत खूब, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास केवल एक फायर मार्शल स्पिरिट है, जो ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके साथ मेरे खिलाफ लड़कर तुम कभी नहीं जीत पाओगे। साधना के मार्ग पर प्रमुख कदमों में से एक कदम शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंचना था और फिर उसके बाद अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत करना था। जहां एक और किसी की मार्शल स्पिरिट जागृत होने पर वह बहुत मजबूत हो जाता था, तो वही दूसरी ओर किसी की मार्शल स्पिरिट जागृत होने के बाद भी वह मजबूत नहीं हो पाता था, क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट औसत दर्जे की और कम ताकत वाली होती थी। अनिमा की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट बहुत मजबूत थी, जो जागृत होने के बाद और भी अधिक मजबूत हो गई और इससे अनिमा की ताकत बहुत अधिक बढ़ गई। बर्फ और आग जैसे तत्वों पर उसका नियंत्रण एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। इधर ब्रिजेश से ये कहने के बाद अनिमा ने भी अपनी सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल आग और बर्फ की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट की आकृति अनिमा के पीछे प्रकट हो गई। अनिमा के पीछे बर्फ के एक बड़े से टुकड़े के ऊपर लाल आग की लपटों से जलती हुई एक आकृति दिखाई दी। आग की लपटों ने बर्फ के टुकड़े को घेर लिया था। वहां का माहौल अनिमा के मार्शल स्पिरिट के प्रकट होते ही बदल गया। वहां भीड़ में खड़े लोगों को कभी तेज गर्मी तो कभी कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा। भीड़ में खड़े लोगों के लिए यह एक बेहद अजीब एहसास था। मैंने सुना था कि अनिमा की आग और बर्फ की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट जागृत हो गई है। लगता है कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है। उसकी सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट सच में जागृत हो चुकी है। वह सेन परिवार की सच्ची प्रतिभा है। दक्ष, वह कचरे का टुकड़ा उसके सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तुमने सही कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परिवार के बहुत से एल्डर उसका समर्थन करने को तैयार हैं। आग और बर्फ की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट एक उच्च स्तरीय सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट है। वह आग के साथ साथ बर्फ संबंधी मार्शल आर्ट तकनीकों का भी अभ्यास कर सकती है, जो उसकी आग और बर्फ की मार्शल तकनीकी ज्ञान के साथ मिलकर उसकी चपलता तकनीकों में भी वृद्धि करेगी। यह वास्तव में एक बहुत ही मजबूत सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट है। परिवार के एल्डर्स ने अनिमा की प्रशंसा करते हुए कहा। अर्नव सेन परिवार के एल्डर्स को अपनी बेटी अनिमा की प्रशंसा करते हुए सुनकर खुश हो गए और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई।
उनके अगल बगल के अन्य एल्डर्स भी मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ मंच पर अनिमा ने हमले की पहल करते हुए उदासीन स्वर में कहा, बर्फीला हिमपात। उसके ऐसा कहते ही मंच पर सफेद कोहरा छाने लगा, जिससे ठंडी हवाएं और ऊर्जा निकलने लगी। बर्फ में आग की प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए अनिमा ने ब्रिजेश के खिलाफ बर्फ कौशल का उपयोग किया। आग का गोला, ब्रिजेश ने भी चिल्लाते हुए कहा। उसने अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ में अचानक एक आग का गोला आ गया। आइस स्पाइक, अनिमा ने भी तुरंत कहा। वह ब्रिजेश के आग के गोले से बिल्कुल भी नहीं डरी। इधर अनिमा के ये कहते ही उस सफेद कोहरे से अचानक बर्फ का एक नुकीला क्रिस्टल निकला और वह सीधे जाकर ब्रिजेश के हाथ पर लगा। आह! ब्रिजेश के मुंह से एक आह निकली। बर्फ के नुकीले क्रिस्टल की वजह से ब्रिजेश का आग का गोला उसके हाथ में ही नष्ट हो गया और उसके हाथ में चोट लग गई, जिससे उसे दर्द हुआ। इसके बाद अगले ही पल उसके हाथ के ऊपर बर्फ की एक परत बन गई। इसके अगले ही पल ब्रिजेश खांसने लगा, क्योंकि सफेद कोहरे में उपस्थित बर्फ के छोटे छोटे कण उसके नाक और मुंह के जरिए उसके फेफड़ों तक पहुंचकर उस पर हमला करने लगे, जिससे ब्रिजेश को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। ब्रिजेश ने खांसते हुए कहा, जलना। उसके ऐसा कहते ही ब्रिजेश के हाथ की बर्फ पिघल गई। साथ ही उसके आसपास की बर्फ भी पिघलकर वाष्पित हो गई और धुएं में बदल गई, जिसका उल्टा असर ब्रिजेश पर ही हुआ और उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। इस समय ब्रिजेश को अपने हाथ में भी दर्द हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सिर फटने वाला हो। बूम! तभी अचानक एक विस्फोटक हुआ और ब्रिजेश उड़ते हुए पीछे की ओर चला गया। ब्रिजेश! छठवें एल्डर ने चिंतित स्वर में चिल्लाते हुए कहा। इस समय ब्रिजेश की हालत खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे आंतरिक चोटें आई थी, जिससे उसे बेहद दर्द का एहसास हो रहा था। दरअसल जब ब्रिजेश ने बर्फ को वाष्पित किया, तब अचानक एक बर्फीला क्रिस्टल धुएं से निकला और ब्रिजेश से टकरा गया, जिससे एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई। इसके बाद ब्रिजेश खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और फिर उसने अनिमा को घूर कर देखते हुए कहा, भविष्य में हम फिर दोबारा लड़ेंगे। ये कहने के बाद उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मुड़कर वहां से चला गया, जिसे देखकर उसके पिता के मुंह से एक आह निकली।